तो आइए दोस्तों, फिर से हम आपको शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में आपको हम कल बता दिए थे कुछ, और आए कुछ बताना है आज। सबसे पहले लिखते हैं ऐतिहासिक काल। आपको बताए थे ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। ऐतिहासिक काल जो होता है, उत्तर वैदिक काल से या वैदिक काल से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, या वैदिक काल में जो घटित हुई थी या अभी तक चलता आ रहा है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल के अंदर हमने कल बहुत सारा चीज़ को देखा था। जैसे ऐतिहासिक काल को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत था। जैसे पुरातात्विक स्रोत हो गया, या साहित्यिक स्रोत हो गया, या विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया। ये सब चीज़ों से इतिहास काल के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं हमें। इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलता है। जैसे पुरातात्विक स्रोत में हमने देखा था, जैसे सिक्का हो गया। सिक्का के अध्ययन से भी हमें इसके बारे में पता चलता है। या अभिलेख हो गया, अभिलेख के माध्यम से भी चलता है। या मनका हो गया जो घड़ा, उसके माध्यम से भी हमें पता चलता है। या कौड़ी के माध्यम से भी पता चलता है। उसके बाद साहित्यिक में देखेंगे तो साहित्यिक में बहुत सारा चीज़ से हमें जानकारी मिलती है। जैसे धार्मिक चीज़ है, गैर धार्मिक हो गया या धार्मिक चीज़ है, उससे भी हमें जानकारियाँ मिलती है। या विदेशी यात्री, तो विदेशी यात्रियों से भी हमें जानकारियाँ मिलती है। जैसे हैंसोंग हो गया, फयान हो गया, इत्सिंग हो गया, ये सब जो हो गए उससे भी हमें जानकारियाँ मिलती है। जैसे हम लिखेंगे जैसे हम कल बताए थे आपको, एक थे आपको पुरातात्विक स्रोत। क्या था? पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत है ना। पुरातात्विक स्रोत में आपको हम कल सिक्का के बारे में बताए थे। किसके बारे में? सिक्का के बारे में। सिक्का से भी हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर अभिलेख से भी। अभिलेख से भी। उसके बाद आपको मनका से भी मिलता है। यह घड़ा मनका से भी मिलता है। ये मनका के बारे में हम लोगों ने तो सिंधु सभ्यता से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ऐतिहासिक काल है, ये सारे चीज़ जो है सब क्या चीज़ के अंदर है? ये प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के अंदर ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था विदेशी यात्री। विदेशी यात्रा नहीं करेंगे, विदेशी यात्री। इससे भी हमें बहुत सारा जानकारियाँ मिला है। जैसे फयान हो गया, सिक्की की हो गया, उसका हैंसोंग का, फयान के फोके की हो गया। ये सब यात्रा विवरण से भी हमें बहुत सारा जानकारियाँ मिलती है। कल आपको बताए थे हम साहित्यिक स्रोत, साहित्य के बारे में, है ना। तो इसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत में हमने सिक्का के बारे में कल आपको हमने बता दिया था, और अभिलेख के बारे में आज कुछ बता देते हैं। ठीक है। जैसे अभिलेख हो गया, तो अभिलेख किसे कहेंगे? तो अभिलेख कहते हैं, अभिलेख एक तरह से पत्थर है। ठीक है। पत्थर पर खोद खोद के लिखना ही अभिलेख कहलाता है। जैसे उस ज़माने में ऐतिहासिक काल में पत्थर जो होता था, बड़ा बड़ा पत्थर होता था, उस पर खोद खोद के लिखा जाता था। क्या करा जाता था? उसको ठोकने वाला होता था, छेनी हथौड़ी की तरह, जो उस पर खोद खोद के लिख, लिखा जा रहा था। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। ये अभिलेख जो है,
सबसे पहले ईरान के शासक डेरियस ने प्रारंभ किया। कौन किया था? ईरान के शासक डेरियस ने सबसे पहले अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया था। उन्होंने पत्थर पर लिखवाया था सबसे पहले। कौन? डेरियस ने खुदवा खुदवा के। उसके बाद भारत में अपना आकर के सबसे पहले शुरू किया था अशोक ने, जिसका प्रमाण जैसे बोगाजगोई में पहला प्रमाण मिला है अभिलेख का। बोगाजगोई में पहला प्रमाण मिला है अभिलेख का। ठीक है, ये देख लिए। अब विदेशी यात्री में आएंगे हम लोग, तो फायान है, हैंसोंग है, इत्सिंग है, ये सब जो थे ये ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारियाँ देती हैं। पहले अभिलेख के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे अभिलेख में अभिलेख की जानकारी सबसे पहले ईरान के शासक डेरियस ने दिया था। या अभिलेख अभिलेख लिखने या खुदवाने का काम सबसे पहले ईरान का शासक डेरियस ने प्रारंभ किया था। ठीक है, पूछेगा जब अभिलेख लिखने अभिलेख पर जो पत्थर होता है खुदवाने का काम सबसे पहले कौन किया था? ईरान के शासक डेरियस ने। और भारत में अपना सबसे पहले कौन प्रारंभ किया था? तो अशोक ने। तो लिख लेंगे कि भारत में, यही लिख देते हैं, भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम सबसे पहले अशोक ने किया था। कौन? अशोक ने। अशोक ने किया था। का नाम है अशोक, जिनको कोई शक नहीं होता, उसी को तो अशोक बोलते हैं, कोई शोके नहीं होता। तब लेख हम लोग देख लिए। अब लेख पर जो खुदवाया जाता है पत्थर पर खुद खुद के उस पर लिखा जाता है। तो सबसे पहले कौन प्रारंभ किया था? ईरान के शासक डेरियस ने। और भारत में कौन पहले करवाए थे? राजा अशोक ने। अभिलेख अभिलेख जो होता है लगभग 4 प्रकार का अभिलेख होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। या लिखेंगे अभिलेख का प्रकार। अभिलेख का प्रकार। ठीक है, तो अभिलेख के प्रकार में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। दूसरा जो होता है वो स्तंभ लेख होता है। और तीसरा जो होता है
भित्ति लेख होता है, और चौथा जो होता है गुहा लेख होता है। तो सबसे पहले क्या है, शिला लेख। शिला लेख, ठीक है। तो शिलालेख किसे बोलेंगे? शिलालेख, शिलालेख में क्या होता है, शिलालेख में बड़ा बड़ा पत्थर होता था। क्या होता था? बड़ा बड़ा पत्थर होता था, उस पर खोद के लिखा जाता था, उसको हम लोग शिलालेख बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलन में शिलालेख ही था। सबसे ज़्यादा प्रचलन किसका था? शिलालेख के ही था। क्या लिख सकते हैं? बड़े बड़े पत्थरों पत्थरों पर लेख लिखा जाता था। लिखा जाता था, उसे शिलालेख कहते हैं। उसे शिलालेख कहते हैं। तो शिलालेख में क्या होता था? बड़े बड़े पत्थरों पर लेख लिखा जाता था, उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। शिलालेख का प्रचलन सबसे अधिक था। लिखेंगे यहाँ, इसका प्रचलन सबसे अधिक था। शिलालेख का प्रचलन सबसे अधिक था। शिलालेख का प्रचलन सबसे अधिक था। उस समय शिलालेख का प्रचलन सबसे अधिक था। उसके बाद दूसरा में देखेंगे स्तंभ लेख। क्या था? स्तंभ लेख, है ना। देखिए स्तंभ लेख में क्या होता था, दूर से देखने में सबसे आकर्षित कोई था तो स्तंभ लेख था। दूर से देखने में सबसे कोई अगर अच्छा दिखता था तो स्तंभ लेख दिखता था। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में क्या होता था कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर खोद के लिखा जाता था। मतलब बहुत बड़े बड़े ऊंचाई यानी ऊंचे पर जो लिखा जाता था खोद खोद के, उसे हम लोग स्तंभ लेख कहते थे। इसमें एक लाइन लिख लेंगे, ऊंचे 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 स्तंभों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता। स्तंभ लेख में क्या होता था, ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर लेख लिखा जाता था, उसे हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। जैसे जैसे उड़ीसा में हाथी गुप्पा अभिलेख है। क्या है? उड़ीसा में एक हाथी गुप्पा अभिलेख है, जिसे कलिंग राजा खारवेल ने खुदवाया था। उसको कलिंग राजा खारवेल ने हाथी गुप्पा अभिलेख को लिखवाया था। हाथी गुप्पा अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय कलिंग का राजा नंदराज थे। कौन था? नंदराज थे। वो गंग वंश के थे। तो कलिंग का राजा उस समय कौन था? नंदराज थे। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे जैसे हाथी गुप्पा अभिलेख। हाथी गुप्पा अभिलेख, अभिलेख, ठीक है।
तो हाथी गुफा अभिलेख में क्या होता था, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर लेख लिखा जाता था। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, तो लिखेंगे उड़ीसा में, उड़ीसा में है ना। कौन इसको लिखवाया था, लिखेंगे इसको इसको कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया था। कलिंग राजा खारवेल, खारवेल ने लिखवाया था। ठीक है, कहेंगे इसमें इससे 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 कलिंग इससे कलिंग युद्ध इससे कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। तो हाथी गुफा अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है, कलिंग युद्ध के बारे में। आगे लिखेंगे इधर से, इसी में आगे लिखते हैं, इस समय कलिंग का राजा गंग वंश के शासक गंग वंश के शासक नंदराज थे। नंदराज थे। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख में पूछ सकता है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलता है, तो कलिंग युद्ध के बारे में। या ये भी पूछ सकता है, कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, तो नंदराज। कौन सा वंश का था, गंग वंश के नंदराज थे। हाथी गुफा अभिलेख कौन लिखवाया था, तो क्या बोलेंगे, हाथी गुफा अभिलेख कौन लिखवाया था, हाथी गुफा अभिलेख कौन लिखवाया था, राजा खारवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। पूछ सकता है हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, तो उड़ीसा में। कौन बनवाया था हाथी गुफा अभिलेख, कौन लिखवाया था, तो कलिंग राजा खारवेल ने। ठीक है, एक इसमें है गरुड़ स्तंभ लेख, क्या है, इसी में है गरुड़ स्तंभ लेख, है ना। गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस, जो इसका जो गरुड़ स्तंभ लेख है ना, इसका लेख लिखवाया था कौन, हेलियोडोरस ने। कौन, हेलियोडोरस ने। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में है गरुड़ स्तंभ लेख जो है, यह सर। ठीक है, जिसको हेलियोडोरस ने खुदवाया था। कौन, हेलियोडोरस ने। इसका नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ लेख का यह लिखवाया था। ठीक है, इसमें इसमें भाग भाग भद्र ने भागवत
धर्म का चर्चा किया चर्चा किया था चर्चा किया था। किसका चर्चा किया? भागवत धर्म की चर्चा किया। ठीक। तो आपको ये हम अभिलेख में बता दिए, शिलालेख, स्तंभलेख। ठीक है, बड़े पत्रों पर लिखा जाता था, इसमें स्तंभलेख में ऊंचे पत्रों पर लिखा जाता था। ये बता दिए, एग्जाम्पल में बता दिए, ये भी बता दिए। हेलियोडोरस का गुरु स्तंभलेख। तो ये दो गो हो गया, शिलालेख, स्तंभलेख। अगला पेज लेते हैं। शिलालेख हो गया, स्तंभलेख हो गया, तीसरा में भित्ति लेख। भित्ति लेख। ठीक। और चौथा में है आपको गुहा लेख। गुहा लेख। इस अभिलेख अभी आपको याद न भी हो तो विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आगे के टॉपिक में इसे आपको पढ़ाना ही है। अभिलेख के बारे में, सिक्का के बारे में पढ़ा दिया, उसका डिटेल और भी ज़्यादा पढ़ना है। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे और भी डिटेल उसका पढ़ते चलेंगे, क्योंकि अभी तो मिसलेनियस टाइप को आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए इसके बारे में, ऐतिहासिक काल में क्या क्या होता है। अभिलेख के बारे में जब हम लोग अशोक की चर्चा करेंगे, उसमें मौर्य काल में जब आएंगे तो पूरे डिटेल से पढ़ना है। फिर सिक्का के बारे में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, या फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, सतवाहन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सिक्का के बारे में भी हम लोग को बहुत सारा जानकारी अभी इकट्ठा करना है, बारीकी से पढ़ना है। अभी तो आपको हम मिसलेनियस बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। अब जैसे देखेंगे आगे, जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे ही हो गया विदेशी यात्री का विवरण, है ना। दूसरा पॉइंट है विदेशी यात्री का विवरण। विदेशी यात्री, है ना। तो विदेशी यात्री में जैसे मानिए हम लोग हेनसोंग के लेते हैं। हेनसोंग के लेते हैं तो हेनसोंग जो थे, सी यू की लिखे थे वो, उनकी किताब है सी यू की। 629 में ही आए थे। हेनसोंग ने बहुत सारा जानकारियाँ दिया था। या फिर फहियान के बारे में लेंगे तो, क्योंकि उन्होंने लिखा था, बहुत सारा जानकारियाँ यहाँ दिए थे ऐतिहासिक काल के बारे में। या फिर प्लिनी के बारे में देखेंगे, जो नेचुरल हिस्ट्री दिया था। या फिर टॉलमी के बारे में देखेंगे, जो ज्योग्राफिका लिखे थे। या फिर हेरोडोटस के बारे में देखेंगे, जिसने हिस्टोरिका लिखा था। तो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो देख लेंगे दो चार वो किताब के बारे में विदेशी यात्री में। जैसे हिस्टोरिका, है ना, हेरोडोटस का, हेरोडोटस, है ना। इसने क्या लिखा था? हिस्टोरिका। 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 तो आपको विदेशी यात्री पूछ देगा जो हेरोडोटस क्या लिखा था। फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस है ना, उन्होंने कौन सा किताब लिखा था? हिस्टोरिका। ठीक है। या फिर लिखेंगे लिखेंगे टॉलमी। टॉलमी। या फिर है प्लिनी। प्लिनी, है ना, ये लोग, है ना। तो टॉलमी का देखेंगे, इन्होंने ज्योग्राफी का लिखा था। क्या लिखा था? ज्योग्राफी का। ठीक है। या प्लिनी के लिखेंगे तो नेचुरल हिस्ट्री। क्या? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्टोरी। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री। या फिर या फिर प्री प्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी। प्री प्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी, ये अज्ञात पुस्तक है। क्या है? अज्ञात पुस्तक है। जैसे प्री प्लस
3 प्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी इरिथ्रेंसी 3 प्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी। ये पुस्तक कैसा है? अज्ञात है, अज्ञात है ना। तो इस तरह से आपको विदेशी यात्री के विवरण में आपसे पूछेगा, और पूछेगा कि ज्योग्राफी का कौन लिखा था? टॉलमी ने। प्लिनी क्या लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। प्री प्लस ऑफ द रेफरेंसी का लेखक कौन है? तो ये अज्ञात है। क्या है? ये अज्ञात है। तो आपको ऐसे ऐसे करके आपको टोटल चीज़ याद रखना है हमें, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ देख लिए थे हम लोग? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में हमने क्या क्या देखा? एक तो देखा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमने देखा विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्री देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा साहित्य के बारे में, साहित्य, ठीक है। और इस साहित्य से हम लोगों ने क्या देखा? इस साहित्य से हम लोगों ने देखा धार्मिक एगो गैर धार्मिक। पहले देखेंगे गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, ठीक है। दूसरा एगो था धार्मिक। क्या था? धार्मिक, ठीक है। तो गैर धार्मिक में हम लोगों ने क्या देखा? जैन और बौद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और धार्मिक में हम लोगों ने क्या देखा? एक तो देखा हिंदू धर्म के बारे में। ऐसे धार्मिक ये सब आता है। धार्मिक में आपको ये जैन बौद्ध धर्म सब आ जाते हैं, या हिंदू धर्म भी आते हैं, लेकिन इसको गैर धार्मिक माना गया, इसको धार्मिक माना गया। जैसे हिंदू धर्म है ना, ये सब जो आपका है ये धार्मिक में आ जाता है, ठीक है। और उसमें धार्मिक में और भी देखेंगे आपको, तो उसमें धार्मिक में वेद आ जाता है। क्या क्या आता है? जैसे वेद आ गया, वेद है, उपवेद है ना, ये सब है। वेदांत है, क्या है? वेदांग है, या फिर उपनिषद है, उपनिषद है, ठीक है। क्या है? वेद है, उपवेद है, वेदांग है, उपनिषद है। इसमें पुराण भी है। क्या है? पुराण। और तब जाके आगे है महाकाव्य, महाकाव्य, है ना। तो ये महाकाव्य में आप देखेंगे, ये महाकाव्य जो है आपका ये वाला, तो महाकाव्य में आपको महाभारत और रामायण है। क्या है? महाभारत और रामायण है। महाभारत रामायण, इतना चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत के बारे में लगभग देख लिया था। ये सिक्का के बारे में पढ़े थे, उसके बाद अभिलेख के बारे में पढ़े थे, उसके बाद मनका के बारे में थोड़ा बहुत देख लिए थे, और विदेशी यात्री में कुछ हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और उसके बाद आपको साहित्य के बारे में देखे, गैर धार्मिक और धार्मिक, है ना।
जैसे जैन बौद्ध जैसे गैर धार्मिक हो गया, धार्मिक में ये हो गया, हिंदू धर्म हो गया, हिंदू धर्म में जैसे वेदांग ये सब जो आ गया इसमें आ जाता है। ये सब हम लोगों ने देख लिया। कल आपको विदेशी यात्री के बारे में और डिटेल से आपको हम बताएंगे। फिलहाल जितना आपको बता दिए केवल याद करते चलिएगा। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आपको अपने आप में बोरिंग फील होगा, पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा। हिस्ट्री में आप कम में पढ़िए लेकिन समझने का प्रयास ज़्यादा रखिए, उसको अच्छा से समझिए और उसको बारीकी से अपने ध्यान में उसको रखिए, उसको बारीकी से दिमाग में उसको सजा के रखिए। जैसे बोर्ड पर सजा के रखा है उसे दिमाग में सजा के रखिए कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, मतलब सीरियल बाय सीरियल, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको दिमाग में वो सेट होते जाएगा तो जल्दी नहीं निकलेगा, काफ़ी दिन तक रहेगा। ऐसे आप कहीं से जहाँ तहाँ से जैसे तैसे पढ़ेंगे तो आपको अधिक समय के लिए यह याद नहीं रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री में आपको जैसे प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन पढ़ना है, या आधुनिक भारत पढ़ना है, या नेहरू काल पढ़ना है, या विदेश के बारे में पढ़ना है, विदेशी हिस्ट्री पढ़ना है, विदेशी इतिहास पढ़ना है, तो आपको वो सब चीज़ बारीकी से रखना आसान नहीं होगा। लेकिन आप इत्मीनान से पढ़ेंगे, सजा सजा के बारीकी से एकदम एकदम सीरियल बाय सीरियल, तो आपको अधिक समय तक ध्यान में रहेगा। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले प्राक ऐतिहासिक पढ़ा, आध ऐतिहासिक पढ़ा सीरियल बाय सीरियल जा करके, फिर जाके हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत में। ठीक है। ये फिर ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने तो पुरातात्विक स्रोत देखा, विदेशी यात्री के बारे में देखा, उसके बाद साहित्यिक स्रोत देख रहे हैं। ये क्या है, सब एकदम सीरियल बाय सीरियल है, स्टेप बाय स्टेप है। ऐसे ही आप सिर्फ अपने दिमाग में सजाते चलिएगा, जो अधिक दिन तक अपने आपके दिमाग में रहेगा। और कहीं से आइए घूम फिर के, जहाँ से भी आना है, एक बार जो हम पढ़ा देते हैं एक बार खाली आप रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, तो आपको याद होगा। नहीं तो आप ऐसे पढ़ते जाएंगे और आप भूलते जाएंगे। इसलिए आपको प्रयास करना है जे एक बार कम से कम अपना घर पे अपने रूम पे जाने के बाद एक बार कॉपी उलट के और कम से कम एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आपको आगे पढ़ने में और आसानी हो और इंटरेस्ट आए। नहीं तो आप जैसे ही छोड़ देंगे, सोचेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आपसे ही नहीं होगा। कल या परसों तो आप कर लेंगे लेकिन बशर्ते पीछे वाला आप भूल जाएंगे, फिर आगे वाला पढ़ेंगे तो लगेगा ये बोझ लगा रहे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसलिए आपको एवरी डे आपको याद करते चलना है, देखते चलना है। इसका कहानी के तौर पर भी थोड़ा सुनते चलेंगे जो हम बातों को बोलते हैं, तो आपको दिमाग में काफ़ी दिन तक रुकेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।